Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Beta, today I am going to teach you geography. Chapter number 4 is going on. Today we are going to take last topic, global warming. I think you have listened this word several times in your life, and I know very well that you have a proper information, knowledge about this global warming. Okay, बेटा जब अपनी अर्थ फॉर्म हुई थी उस दिन से लेकर अप टू टुडे अपनी अर्थ सरफेस के ऊपर रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं। कुछ चेंजेस जो होते हैं स्लो मूवमेंट्स होता है, कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं। स्लो मूवमेंट्स का मतलब हो गया बेटा, जैसे आपने एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अपने यहाँ माउंटेन होते हैं। माउंटेन कभी फॉर्म हुए थे तो उनकी पॉइंटेड पीक थी, अब वो राउंडेड पीक हो गए। फिर कुछ माउंटेन जो थे वो प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गए। तो ये होता रहा, तो ये स्लो मूवमेंट में आता है, पता नहीं चलता है। इरोजनल एक्टिविटी धीरे धीरे होती है। सडन मूवमेंट का मतलब होता है अर्थक्वेक आ गया, जैसे आप रात को सोए, सुबह हल्का सा अर्थक्वेक आया, लार्ज अमाउंट उस बड़े लैटिट्यूड पे, सॉरी रिएक्टर स्केल पर आया, तो कोई घर खड़ा था गिर गया, कोई स्टॉर्म्स आए, तूफान साइक्लोन्स आए, कोई ट्रीज की ब्रांचेस टूट गई। तो ये सडन मूवमेंट्स में होते हैं, स्लो मूवमेंट्स में होते हैं। ठीक है, कुछ जैसे मैंने बताया माउंटेन जो थे पहले पॉइंटेड पीक थी, फिर राउंडेड पीक हो गई, फिर प्लेट्यू बन गई। ये स्लो मूवमेंट्स में आते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, टॉपिक चल रहा था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक दिन में नहीं हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है, और ये रेगुलर एक्टिविटी की वजह से हुआ। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इनकी वजह से कुछ जो पॉइजनस गैसेस जो हैं हमारे सराउंडिंग एरियाज में या हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड की जाती हैं, उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, मीथेन हो गई, और नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ठीक है बेटा, ये करती क्या है, क्या होता है, हमारे पोल्यूशन की वजह से हमारी अर्थ सरफेस पे कार्बन पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और ये कार्बन पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये सन की जो लॉन्ग वेव्स होती हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं। बेटा अभी आप नहीं समझ रहे होंगे सन की लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव, मैं छोटा सा समझा रहा हूं क्योंकि इसके लिए आगे पूरा बड़ा चैप्टर है। जब सन से अर्थ सरफेस के ऊपर रेज आती हैं तो ये शॉर्ट आती है, छोटी छोटी आती है ऐसे। ठीक है, जैसे ही ये हमारे एनवायरनमेंट में एंटर होती हैं, फिर एंटर होने के बाद में ये क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। अभी आप यही समझ लो, इंसोलेशन बोलते हैं इनको। और टकराने के बाद में जब ये वापस जाती है तो ये लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। और लॉन्ग वेव्स क्या होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से नहीं निकल पाती, और ये लॉन्ग वेव्स जो हैं इनको ये ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं ये ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और पानी जो है हमारे सी ओशियंस में चला जाता है। क्लियर है, इसी को ही आप, और अकॉर्डिंग टू अवर साइंटिस्ट जो है बेटा, लास्ट जो 150 ईयर्स जो गए हैं इसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉइजनस गैसेस की वजह से, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा है। और साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं इन फ्यूचर 2100, अभी तो कितना चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2100 के आसपास में हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है 2 डिग्रीज और इंक्रीज हो जाएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है, देखते होंगे आप लोग, चूरू है 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है कई बार। ठीक है, तो इन सब की वजह यही है। अभी अपन थोड़ा सा एक रीडिंग सा लगा लेते हैं, कुछ चीज बच गई है तो समझा देते हैं। ठीक है, यू नो दैट चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज होना, अर्थ सरफेस में चेंज आना, ये नेचर का लॉ है। हर चीज, मतलब नथिंग इज परमानेंट ऑन अवर अर्थ सरफेस, सब कुछ चेंज होता है। कुछ स्लो मूवमेंट्स होते हैं, कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं। क्लाइमेट हैज ऑल्सो विटनेस चेंज इन द पास्ट एज द ग्लोबल एज वेल एज द लोकल लेवल। हर लेवल पे होता है, चाहे वो लोकल लेवल हो या पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर आएंगे। इट इज चेंजिंग इवन नाउ बट द चेंज इज इनपर्सिटेबल, मतलब
इतने चेंजेस जो होते हैं कई बार इतने धीरे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, पॉइंटेड पीक से राउंडेड पीक बनती है तो पता ही नहीं चलता, बहुत स्लो इरोजन होता है। ए नंबर ऑफ जियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट वंस अपॉन ए टाइम लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वाज अंडर ए आइस कवर। पहले हमारी देखो अर्थ बनी थी, आपने सुना होगा आग का गोला था, आग का गोला ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में ये हमारे किसमें चेंज हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, फिर धीरे धीरे, मतलब बहुत सारे, ये सारा कुछ पढ़ेंगे आप 11th क्लास में, चिंता ना करें। Now you might have read or heard the debate on global warming. Beside the natural causes, human activities such as large-scale industrialization and presence of polluting gas in the atmosphere are also important factors responsible for global warming. These things I have already taught you. You might have heard about the greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट, अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता था, जो अपने आर्टिक सर्किल वगैरह में यहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं और वहां पे रिसर्च करते हैं तब ये लोग क्या करते हैं, वहां पे एक हाउस बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं, और उस घर का जो टेम्परेचर होता है वो इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इस घर का जो टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पे मोर देन 2 डिग्री टेम्परेचर होगा। ये इसलिए ताकि आदमी वहां पे इजीली सरवाइव कर सके, इसी चीज को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल आप जैसे बसेज हैं, कार वगैरह हैं, कार के शीशे, बसेज में जैसे आप देखते हैं, उनका छुट्टी होती है, आप बस में बैठते हैं तो देखते हैं बस में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्यों, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। इसमें क्या होता है, जो सनरेज जो होती हैं वो इसमें एंटर हो जाती हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती, इस वजह से। आगे चलते हैं। The temperature of the world is significantly increased. Carbon dioxide produced human activity is a major source of concern. जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ सरफेस पे बढ़ रही है, ये मेजर कंसर्न है। गवर्नमेंट इसलिए कहती है कि कम से कम कार्बन एनवायरनमेंट में अपन रिलीज करें, और इसमें फॉसिल फ्यूल जो है वो ज्यादा है, जैसे अपन कोयले वगैरह जलाते हैं तो उससे कार्बन पार्टिकल ज्यादा रिलीज होते हैं। अब कोयले किस लिए जलाते हैं, आप अपने घर में नहीं जलाते, लेकिन बेटा अपन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं थर्मल पावर प्लांट से आती है, जिसमें कोल इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल। This gas released to the atmosphere in a large quantity by burning of fossil fuel is increasing gradually. Other gases like methane, chlorofluorocarbon, इसको CFC भी बोलते हैं, nitrous oxide, which are present in much smaller concentration in the atmosphere. हालांकि ये बहुत ही कम में है लेकिन फिर भी, together with carbon dioxide are known as greenhouse gases. Question आ सकता है what do you mean by the greenhouse? तो you will write these 4 gases. These gases are better absorber of long waves radiation. मैंने बताया था long wave जो रेडिएशन जब वापस जा रही हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, and so are more effective at enhancing the greenhouse effect. These gases have been contribution to global warming. It is said that due to the global warming, the polar ice caps and mountain glacier would melt and the amount of water in the ocean would increase. तो ओशन न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में भी आता है कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सरफेस वाटर जो है ओशन का सरफेस वाटर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ इन फ्यूचर आइलैंड्स जो है वो सबमर्ज हो जाएंगे। द मीन एनुअल सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इन द पास्ट 150 ईयर हैज इंक्रीज. इट इज प्रोजेक्टेड दैट बाय द ईयर 2100 ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय अबाउट 2 डिग्री सेंटीग्रेड. सारा कुछ बता दिया. This rise in temperature will cause many other changes. One of these is a rise in sea level as a result of melting glacier and sea ice due to the warming. According to the current predictions, on an average, the sea level will rise 48 centimeter. 48 centimeter का मतलब हो गया बेटा, देखो कितना एरिया बढ़ जाएगा. By the end of the 21st century, this would increase the incidence of annual flooding. मतलब जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो फ्लड्स वगैरह कॉमन हो जाएगा. क्लाइमेट चेंज वुड प्रमोट इंसेक्ट बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया. अब क्या होगा, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो आपका जो है इंसेक्ट बॉर्न मतलब कि पानी में रहने वाले जो डिजीज हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे. मेकिंग सम रीजन वेटर एंड अदर ड्रायर. कुछ रीजन में वेटर हो जाएंगे
पानी ज़्यादा हो जाएगा, कुछ रीजन में पानी सूख जाएगा। एग्रीकल्चर पैटर्न वुड शिफ्ट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल एज द इकोसिस्टम वुड एक्सपीरियंस चेंज। तो ये सारा कुछ होगा इसकी वजह से। तो हमको क्या चाहिए, अपन को ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस को रिस्पॉन्सिबल करने वाली जो गैसेस हैं उनका अपन को जो यूज है वो कम कर देना चाहिए। इनका यूज कम करेंगे तो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अब अपन अनदर टॉपिक ले लेते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जैसे नेचुरल वेजिटेशन में आपके प्लांट्स आ जाएंगे, ट्रीज आ गई, शब्स हर्ब्स वगैरह आ गई, ये सारा कुछ नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आ जाता है। जो ग्रीनरी अपन को दिखाई देती है, चाहे वो एल्गी से लेकर टॉल ट्री तक हो, ग्रासलैंड हो, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन नेचुरल वेजिटेशन। एंड बाय दिस नेचुरल वेजिटेशन दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम को बनाने के लिए, हेल्पफुल करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अच्छा, अब नेचुरल वेजिटेशन भी 2 टाइप्स में आगे बांट देते हैं। कुछ वेजिटेशन ऐसी होती हैं जो अपन घर के अंदर लगाते हैं, कुछ वेजिटेशन ऐसी होती हैं जो फॉरेस्ट में होती हैं। तो घर पे लगाते हैं अपन, सराउंडिंग एरियाज में लगाते हैं, इनको अपन प्लांटिंग करते हैं। मतलब प्लांट करना मतलब इनको पानी वगैरह दिया जाता है, वाटर देते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह भी डालते हैं। तो ये जो अपने वेजिटेशंस के अंदर आ जाएंगे। और एक होती है वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब होता है ऐसी वेजिटेशन जो ग्रो होती है जिसमें विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब उसमें जैसे फॉरेस्ट में रेन होगी, रेन होने के बाद में छोटे छोटे पौधे अपना आप उग जाते हैं और वो स्मॉल प्लांट इन फ्यूचर बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो जो कुछ भी लेते हैं वो डायरेक्ट नेचर से गेन करते हैं, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको अपन वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। और जो वेजिटेशन है बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एरिया वाइज यह चेंज होती रहती है। कुछ एरियाज हैं वहां पे ग्रास लैंड ही होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, दिन में भी रात का सा माहौल रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, या इन कुछ एरिया में ऐसा क्यों होता है, तो ये अपन अब सेपरेटली पढ़ेंगे। तो वी हैव डिवाइडेड नेचुरल वेजिटेशन इन सम पार्ट। तो इनमें से एक एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, डिसीडियस फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है इनको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अपन रेनफॉल इनके लिए एक मोर इफेक्टिव फैक्टर है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया बनाता हूं, ठीक है बेटा। अब इंडिया, अगर आपने क्लाइमेट चैप्टर कर लिया है, समझ में आ गया है, तो आपके ये सारा कुछ आ जाएगा। और क्लाइमेट चैप्टर में जो एक टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल वो पता कर लेते हो अगर आप, तो वो हम आसानी से हमारे नेचुरल वेजिटेशंस का पता लगा लेते हैं। तो जैसे पहले ले लेते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट को दूसरा नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। देखो, ये अगर अपनी अर्थ है तो अपने अर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया अपना इक्वेटर हो गया, तो ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। अच्छा सुनो, मैंने क्या कहा, पूरा होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें से कुछ एरिया ऐसे होते हैं यहाँ पे डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी आ गए, तो वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, पूरे में नहीं होता। यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे और यहाँ पे ही आपको डेजर्ट भी मिल जाएंगे। यानी कि मैंने कहा ना, क्लाइमेट चैप्टर समझ में आ गया तो आपके ये टॉपिक्स कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं। और बेटा अगर ये ज्योग्राफी समझना है तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये इंटरकनेक्टेड है, इनको ढंग से करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं। तो अब देखो, अपन पढ़ते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए रेन होनी चाहिए नियर अबाउट 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर, या वो एरिया पता करो जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है। पता है आपको? तो नेचुरल बात है, हमारे जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे रेन ज्यादा होती है। कोई बता सकता है ज्यादा कैसे होती है? मैंने बताया था आपको 4 o'clock की रेन,
आया याद? 4 o'clock की रेन का मतलब होता है दिस एरिया रिसीव मोर रेनफॉल रेदर देन एनी अदर रीजन एंड दिस एरिया थ्रू आउट द ईयर दिस एरिया रिसीव रेनफॉल। मैंने आपको कहा था 4 o'clock का मतलब हो गया पर डे नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 4 o'clock के आसपास इस एरिया में रेन होती है। तो आपने देखा होगा अब आपके मॉनसून आने वाला है, आ ही गया होगा, कुछ एरिया में आ गया है, तो पूरा सब कुछ देखते हो आप, दूर दूर तक दिखाई देता है। और जैसे ही मॉनसून चला जाएगा तो देखना हर जगह ग्रीनरी हो जाती है। वो ग्रीनरी क्यों हो जाती है? मॉनसून की वजह से पानी की ड्रॉपलेट्स आती हैं, उनकी वजह से प्लांट उग जाते हैं और फिर उन प्लांट्स को प्रॉपर वाटर मिलता रहता है तो धीरे धीरे ग्रो हो जाते हैं, तो वही डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर प्रॉपर मिलता रहे थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो सूख जाएंगे, कुछ उसमें से सर्वाइव करेंगे, कुछ उसमें से सूख जाएंगे, कुछ एरिया ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्रासलैंड और नेचुरल वेजिटेशन, सॉरी ग्रासलैंड जो है वो भी नेचुरल वेजिटेशन का ही पार्ट है, ये भी हम आपको बताएंगे कोई एरिया जो है वो ग्रासलैंड कैसे बनता है। अभी अपन एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो जहां पे रेंज ज्यादा होगी उन्हीं एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट के लिए कहा जाता है जो अब हर जो ट्रीज होता है, अच्छा एवरग्रीन फॉरेस्ट विद हर ट्रीज की क्वालिटी होती है वो अपनी लीव्स को शेड करता है, लीव पतझड़ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज जो हैं अपनी लीव को शेड करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट यही है कि वो अपनी लीव को कब शेड करते हैं पता ही नहीं चलता है, यानी कि वो एक साथ शेड नहीं करते, अकॉर्डिंग जैसा फिर नए ट्रीज की क्वालिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है उन्हीं एरिया में करेंगे जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं होंगे जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आ गया, कर्नाटक का, गोवा का, केरल का, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसमें वेस्ट बंगाल, ये वाले रीजन है, मेघालय है, ये यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज की भी क्वालिटीज अलग अलग होती है। फिर इसके बाद आता है डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वेट और ड्राई। वेट जो है यहाँ पे रेनफॉल होती है 100 to 200 सेंटीमीटर और ड्राई में रेन होती है 70 to 100 सेंटीमीटर। बेटा ये आपको करना पड़ेगा। एवरग्रीन का भी क्वेश्चन आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आपको ये रेनफॉल लिखना मस्ट है, बगैर रेनफॉल के ये सिस्टम सेट नहीं बैठता। अच्छा अब लेते हैं, अब बेटा क्या होता है मुझे बात बताओ, मैं आपकी थिंकिंग IQ देखना चाह रहा हूँ। भाई आपने सपोज करते हैं इस रीजन तक एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस रीजन तक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। अब तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे जो ट्री होगा यहाँ पे सीधा ही डिसीडियस फॉरेस्ट चालू हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब क्या होगा, जैसे जैसे अपन इस कोस्टल एरिया से इंटीरियर में जाएंगे हमारे क्या होगा, तो रेनफॉल जो है वो कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे रेनफॉल कम होगा वैसे वैसे ही फॉरेस्ट की क्वालिटी भी चेंज होती चली जाएगी। पहले होंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर वेट डिसीडियस फॉरेस्ट, फिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे मैंने कहा ना रेनफॉल कम हो जाएगा तो वो एरिया कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो ये अगर आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो जैसे और अंदर जाएंगे तो इधर क्या होगा, वेस्टर्न घाट आ जाएगा। वेस्टर्न घाट के इस साइड में जो कोस्टल रीजन था अपन ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक बेटे, जहां पे अब वेस्टर्न घाट की तरफ, वेस्टर्न घाट से आगे चलेंगे अपन तो इन रीजन में वो आपके वेट डिसीडियस फॉरेस्ट आ जाएंगे और इंटीरियर में जाएंगे ड्राई आ जाएंगे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन देखो एवरग्रीन बता दिया, ड्राई बता दिया, वेट डिसीडियस बता दिया, माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं, माउंटेनियस जो रीजन होते हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं वहां पे। अच्छा आप सुनो, ट्रीज की क्वालिटी जो होती है पहाड़ों पे बदलती चली जाती है। यहाँ पे ट्रीज जो हैं ज्यादा लंबे मिलेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ट्रीज जो है शॉर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। कॉनिफरस फॉरेस्ट बोलते हैं इनको। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा क्या होता है, माउंटेनियस रीजन पे सॉयल की एक लेयर होती है, तो बताओ सॉयल की लेयर ज्यादा कहाँ होगी, नीचे रहेगी, फुट हिल पे रहेगी या ऊपर रहेगी? नेचुरल बात है फुट हिल पे ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटीज होती हैं, रेन होगी, रेन गिरेगी तो यहाँ से मिट्टी सॉयल इरोजन हो जाएगा, तो फुट हिल पे
सॉयल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ऊपर कम होगी। जब ट्री को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉयल चाहिए। जब सॉयल कम होगी तो उसको स्टोन्स के अंदर, माउंटेन के अंदर अपनी जो ब्रांचेस हैं, सॉरी रूट्स हैं, वो डालनी पड़ेगी, तो ये अंतर आ रहा है। तो इनको माउंटेनियस फॉरेस्ट बोलते हैं। कुछ आपके थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ डेवलप होंगे? उस रीजन में डेवलप होंगे जहां पर रेन कम होती है, रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, कोई 50 भी आ जाता है, मतलब 50 इंटू 50 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल होती है, वहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है, सन की रेज की वजह से क्या होता है, सन जो है प्लांट्स में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट्स के पास में क्या बड़े, अगर उस प्लांट्स की लीफ बड़ी होंगी तो ज़्यादा पानी निकलेगा। जैसे अब बनाना का ट्री होता है, केरल कर्नाटक वगैरह में, साउथ इंडिया में निकलता है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े लीव्स होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं प्लांट्स की। थॉर्नी फॉरेस्ट में क्या होता है, लीव बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। छोटी लीव्स जो है माउंटेनियस रीजन में भी होती है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी अपन थॉर्न फॉरेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कांटेदार होती है, तो उस सन रेज को, सन को उसमें से पानी निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो थॉर्नी फॉरेस्ट प्लांट्स में से थॉर्न मोटर रहेगा, तो वो लीव्स में से आसानी से पानी जो है निकाल नहीं पाएगा। माउंटेन फॉरेस्ट आ गया। अब एक होते हैं स्वैम्प फॉरेस्ट। स्वैम्प फॉरेस्ट का मतलब हो गया ऐसा रीजन जहाँ पे दलदल वगैरह मिलती है। जैसे आपको वेस्ट बंगाल टाइगर बोलते हैं, वो क्या हो गया, स्वैम्पी एरिया होता है। स्वैम्पी एरिया का मतलब होता है दलदल वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे जैसे आपने सुंदर नामक ट्रीज इस एरिया में लार्ज अमाउंट में फाउंड होते हैं, इसी वजह से इसका सुंदरी फॉरेस्ट इस रीजन में नाम है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। अब अपन इनका कुछ चीजें रह गई हैं, तो अब अपन इनको पढ़ेंगे। चलो, इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, एक्सप्लेन। तो आप कहेंगे क्योंकि इंडिया का जो रीजन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है। जहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी, तो वहां पे डिफरेंट टाइप की ट्रीज होंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ट्रीज होंगे, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स वगैरह होगा। अगर सेम टाइप का ट्रीज होता है, या सेम टाइप की वेजिटेशन होती, या सेम टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन होती, तो ये सारे सभी के सभी एक ही टाइप की सारी चीजें मिलती। हिमालयन हाइट आर मार्क विद द टेम्परेट वेजिटेशन। अब बता सकते हो टेम्परेट रीजन क्यों कहते हैं हिमालय को? बेटा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे चलने से कोई फायदा नहीं। मैंने ये आपको कई बार बताया। टेम्परेट रीजन क्यों कहते हैं, मुझे बता दो आप। और चलो टेम्परेट में भी तुमको एक डाल देता हूँ। टेम्परेट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वार्म्स एंड कोल्ड टेम्परेट रीजन। बता दो। अरे नेचुरल बात है, मैंने आपको बताया था, ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको अपन ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्किल तक, और इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल तक का जो एरिया हो गया, ये वाला, इसको अपन टेम्परेट रीजन कहते हैं। और इंडिया जो है, इंडिया कहां पर है? इंडिया यहाँ पर है, ये रख दिया, ठीक है। तो इंडिया हाफ पार्ट में, तो हाफ पार्ट जो है, यानी कि इसका भी ये वाला हाफ पार्ट, ये वाला, ये तो ये हाफ पार्ट जो है ये कहलाता है वार्म टेम्परेट, और ऊपर वाला कूल टेम्परेट। बेटा मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, रीडिंग करने का मेरा मकसद ही ये है कि कुछ चीजें अब मैं ये सोचता हूँ कि आपको पता होगा, और मैंने बता दी, मैंने तो सारा कुछ बता दिया, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लाइन टू लाइन क्लियर कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन भी साथ के साथ में चल रहा है। वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड हैव ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे रेन, जैसे मैंने बताया था 4 o'clock की रेन होती है। द डेल्टेक रीजन का मतलब होता है जहाँ डेल्टा बनाती है रिवर, मोस्टली डेल्टा जो है ईस्टर्न कोस्ट पर है, ध्यान रखना। हैव ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव। अभी जो मैंने आपको स्वैम्पी फॉरेस्ट बताए थे दलदल वाले, उनको भी मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर कैक्टी। अच्छा बेटा, सेमी डेजर्ट का मतलब होता है जैसे अपना राजस्थान है डेजर्ट एरिया,
ठीक है। तो डेजर्ट एरिया कौन सा? बीकानेर हो गया, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला। अब जैसे बहरोड है, ये सेमी डेजर्ट के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा भी नहीं होती तो कम भी नहीं होती। A wide variety of bushes are thorny vegetation depending upon the variation in the climate and the soil. जैसा जैसा क्लाइमेट होगा, जैसे जैसी सॉइल की क्वालिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। अच्छा सुनो, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है सॉइल। अगर आपको क्लाइमेट समझ में आ गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट समझ में आ गए, सॉरी ये नेचुरल वेजिटेशन आ गई, तो आपको सॉइल भी आसानी से आ जाएगी। The vegetation of India change from one region to another on the basis of certain common features such as predominant vegetation type, climatic region. Indian forest can be divided into some type. इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं कुछ पार्ट्स में अपन ने बांट रखे हैं।